और आरजेडी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण को लेकर के केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पहलगाम की पीड़ा के बाद अचानक पीएम को जातीय जनगणना की याद आई। यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया है। वहीं मनोज झा ने कहा कि बीजेपी का असली चेहरा आरक्षण विरोधी है और यह सिर्फ ओबीसी समाज को भ्रमित करने की कोशिश है। उन्होंने दावा किया कि जातीय जनगणना में केवल पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की गिनती की जाएगी, लेकिन उसमें उपजातियों की स्पष्ट गिनती नहीं की जाएगी। जब प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की कि जातिगत जनगणना इस बार जनगणना के साथ होगी, हमने कहा चलिए देर से ही सही आप रास्ते पे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भटकाने की एक कोशिश थी। मैं क्यों कह रहा हूं? 5 तारीख को अंग्रेजी के एक प्रमुख दैनिक में एक खबर छपी। खबर क्या थी कि पिछड़ी जातियों की, उपजातियों और जातियों की गणना होगी। जातिगत जनगणना में पिछड़ी जातियों, अत्यंत पिछड़ी जातियों की जाति और उपजाति की गणना होगी, लेकिन वो जातियों की गणना अलग अलग होगी। उसको ओबीसी की छतरी के नीचे नहीं बताया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये कि ओबीसी की कुल आबादी कितनी है ये नहीं बताया जाएगा। क्या ये छलावा नहीं है? धोखा नहीं है पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जातियों के साथ? आखिर डर किस बात का है? संविधान की धारा 340 के तहत सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन परिभाषित होता है। आपके समक्ष कुछ गंभीर बातें आज बिंदुवार तरीके से रखूंगा, उसके बाद फिर आपके सवाल होंगे। अभी बीते आपको स्मरण होगा कि पहलगाम की सामूहिक पीड़ा के बाद अचानक से प्रधानमंत्री जी को एहसास हुआ कि बहुजन धारा की जो मांग है जातिगत जनगणना की, उसके लिए हाँ बोलना जरूरी है। उन्होंने हाँ बोला। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एक जुमला, एक शब्द जिसके पीछे भाव की कमी। मैं क्यों कह रहा हूं ये? क्योंकि अगर आप आज़ादी के बाद से उनके संगठन का चाल, चरित्र और चेहरा देखें, तीनों चीज, चाल, चरित्र और चेहरा, ये मूलतः बहुजन धारा विरोधी रहे, आरक्षण विरोधी रहे। मैं नहीं बताना चाहता, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई दफा कह चुके हैं कि बंच ऑफ थॉट गोलवलकर की इनके लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है, और उस पवित्र ग्रंथ में दलितों, पिछड़ों के लिए जो टिप्पणियां की गई हैं, आज तक उसका प्रतिकार संघ और भाजपा ने नहीं किया। तो आरजेडी सांसद मनोज झा को आपने सुना, जिन्होंने सरकार को घेरते हुए हमला बोला, केंद्र सरकार को घेरते हुए हमला बोला गया। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष के मनोज झा ने जिस तरीके से हमला बोला, और ऐसे में एक बात तो साफ है कि जो राजनीति है बिहार में फिलहाल, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण, दो ही मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए आरजेडी नजर आ रही है। और बिल्कुल देखिए, एक बड़ा मुद्दा जो कह सकते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं आरजेडी से भुनाने की कोशिश कर रही है, और सीधे तौर पर ओबीसी आरक्षण और जातीय गणना एक बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है। क्योंकि 2027 में जब देश में गणना होगा, आम गणने के साथ देश में जातीय गणना भी होगा, लेकिन केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि ओबीसी में कितने लोग हैं, इसकी जो जाति है उसकी गणना जो है वो सरकार सार्वजनिक नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं एक जानबूझकर कोशिश जो है वो आरजेडी की है, इसे भुनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि इससे सीधा आगामी विधानसभा चुनाव में इसका फायदा हो सकता है। वहीं साथ ही साथ आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग जो है वो पहले से की जा रही थी। बीते दिनों जब तेजस्वी यादव ने पत्र लिखकर आरक्षण की सीमा को और 85% करने की मांग की, और उसके बाद अब तक नीतीश कुमार का बयान या जवाब नहीं आया, तो इसे भी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा पॉलिटिकल स्टंट जरूर आरजेडी की तरफ से है कि ओबीसी आरक्षण और जातीय गणना के सहारे बिहार में विधानसभा चुनाव जीता जाए। उत्तर देखिए, जिस तरीके से आरजेडी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और जातिगत जनगणना को आधार बनाते हुए या कहे उसको मुद्दा बनाते हुए उसको भुनाने की कोशिश है, और इस तरीके से आरजेडी
मुखरता से अपनी बात को रखते हुए जाती। तेजस्वी यादव की बात की जाए तो वो भी ओबीसी आरक्षण को लेकर के तमाम मंचों पर कहते हुए नजर आए थे। मनोज झा को सुनते हैं तो वो भी देखिए आज जातिगत आरक्षण और ओबीसी को लेकर के बात करते हुए नजर आए। ये कहा जाए कि एक बार फिर से जातियों की गोलबंदी और बिहार में जाति किस तरीके से चुनाव में हावी रहती है, ये बात किसी से छिपी नहीं है और यही वजह है कि उसको गोलबंद तरीके से अपने पक्ष में लाने की एक कोशिश आरजेडी की है। बिल्कुल अंकुर, देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश ये तो ऐसे राज्य हैं जहां पर जो राजनीति होती है वो जातीय राजनीति होती है और कभी भी जातीय राजनीति से बढ़कर बिहार में चुनाव नहीं हो पाया है। लिहाजा जातीय समीकरण को निभाने की कोशिश तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी पूरी तरीके से कर रही है। अब ऐसे में जो आरक्षण हुआ, आरक्षण में जो दायरे बढ़ाए गए उसके हिसाब से नौकरियों में आरक्षण नहीं मिला तो एक बड़ा मुद्दा जो है वो तेजस्वी यादव को मिल गया, इसे भुनाने की कोशिश की जा रही है। अब इसी जातीय समीकरण के सहारे बिहार में राजनीति तेजस्वी यादव करने वाले हैं और साथ ही साथ इसका समर्थन जो है वो कांग्रेस भी कर रही है। राहुल गांधी ने भी अपने बयान में सीधा आरक्षण का मुद्दा उठाया और साफ कहा कि सरकारी कार्यों में आरक्षण के अलावा निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो पूरा चुनाव जो है वो आरक्षण के सहारे महागठबंधन जीतने की कोशिश कर रही है। यानी आरजेडी को लग रहा है कि 2020 में जिस तरीके का परिणाम रहा और अगर उससे कुछ ज्यादा लाभ या कहें उससे एक कदम आगे भी हम बढ़ जाते तो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब इनको देखिए कोशिश जरूर है आरजेडी की कि यही भूमिका में आ सके, लेकिन देखिए पिछली बार के समीकरण को देखा जाए तो चिराग पासवान ने एनडीए के विरुद्ध आकर चुनाव लड़ा था और इसकी परेशानी सीधे तौर पर जेडीयू को मिली थी, लिहाजा तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी और इस बार ये तस्वीरें नजर नहीं आ रही है। कोशिश अभी भी एनडीए की है कि चिराग पासवान को बनाकर सीट शेयरिंग में सही तरीके से समन्वय बनाया जा सके और अगर सीट समन्वय नहीं बनता है तो आरजेडी को फिर से 2020 की तरह फायदा होता नजर आएगा। बिल्कुल, हमेशा ये कहा जाता है कि जाति में जो राजनीति है उसमें जो समीकरण है वो हमेशा बदलते रहते हैं और ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं और तेजस्वी यादव जिस तरीके से कहें आरजेडी इस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आती है, इसमें क्या राजनीतिक हलचल और बढ़ती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।